बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ICS पार्ट 1 कंप्यूटर साइंस लेक्चर नंबर 21, जिसमें आज हम CPU और मेन मेमोरी पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं CPU से। CPU stands for Central Processing Unit। CPU जो है इसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का नाम देते हैं। ठीक है जी। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और उनमें हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है CPU। बाकी भी इम्पोर्टेंट है लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट CPU, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटिंग पावर। कि कंप्यूटिंग पावर के लिहाज से हम इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी काम कंट्रोल होते हैं या किए जाते हैं वो सारे के सारे CPU के ज़रिए किए जाते हैं। जैसे एक इंसान है, वो सारे का सारा काम कैसे करता है? अपने दिमाग से सोच के करता है। इसी तरह जो जितने भी काम होंगे वो कंप्यूटर के अंदर सारे के सारे CPU के ज़रिए होते हैं। इस वजह से इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर का भी नाम दिया गया है। अब आम तौर पे इंसान ये सोचते हैं कि हमारे पास जो एक केसिंग होती है, एक तो स्क्रीन होती है, स्क्रीन के साथ एक केसिंग होती है जो टावर या डेस्कटॉप में होती है। लोग आम तौर पे उसको CPU का नाम देते हैं, हालांकि वो CPU नहीं होता, वो जस्ट एक केसिंग है जो दो टाइप्स में होती है, या तो डेस्कटॉप होती है या कौन सी होगी? टावर होगी। जो हमारे पास डेस्कटॉप होती है वो चौड़ाई में ज़्यादा होती है और लंबाई में क्या होती है? कम होती है। और जो टावर होती है वो लंबाई में ज़्यादा होती है और चौड़ाई में कम होती है। लेकिन ये CPU नहीं है। आम तौर पे लोग इसी को CPU का नाम देते हैं। CPU जो है ये हमारे पास एक छोटी सी चिप होती है जो कि सेंट्रली यानी कि दरमियान में लगी होती है। किसके? मदरबोर्ड के। सेंट्रली लोकेटेड ऑन मदर बोर्ड। कि ये मदर बोर्ड के बिल्कुल दरमियान में जो है वो एक छोटी सी चिप लगी होती है। अब ये मदर बोर्ड क्या है? मदर बोर्ड हमारे पास एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें हमारे कंपोनेंट्स, जो कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स या पार्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे उसके साथ कनेक्ट होते हैं और उनको पावर सप्लाई जो है वो फ्राहम करता है। अब जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, जितना भी डाटा जो है वो प्रोसेस हो रहा होता है, वो सारे का सारा CPU से हो के जाता है। चाहे वो रैम से डाटा आए, चाहे वो डिफरेंट डिवाइसेस है, जो डिफरेंट हमारे पास यूनिट्स होते हैं उनसे जो डाटा आता है वो सारे का सारा जो है वो CPU पे पहले जाता है। अब हमारे पास यूनिट कौन कौन से हो सकते हैं? यूनिट में हमारे पास जो है वो कीबोर्ड से कोई भी डाटा अगर आए, कीबोर्ड के अलावा माउस से, ठीक है, माउस के अलावा किसी भी ड्राइव से, कहीं से भी कोई डाटा आता है वो सबसे पहले कहाँ पे जाता है? CPU पे जाता है। CPU उस पर प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद वो दोबारा से ये जो हमारे पास यूनिट्स होंगे या जो रैम होगी उनको दोबारा से वापस कर देगा। अब जो CPU होता है इस पर कंटिन्यूस जो है वो इंस्ट्रक्शंस आती रहती हैं और CPU जो है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाता रहता है
कंटिन्यूस, यानी कि वो कभी भी रुकता नहीं है, वो सारे का सारा काम जो है वो करता रहता है। अब हमारे पास जो लार्ज मशीन्स हैं वहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा जो है वो प्रिंटेड सर्किट सीपीयू के तौर पे काम करते हैं। ठीक है जी। अगर इसके अलावा बात की जाए कि हमारे पास जो पर्सनल कंप्यूटर है वहाँ पे एक सिंगल चिप होती है जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर का नाम देते हैं, और वो ही सारे का सारा काम जो है वो करती है सीपीयू का। अब सीपीयू के हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं जो हम पहले भी बात कर चुके हुए हैं, एक है सीयू और दूसरा है एएलयू। सीयू जो है इसको हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट, और कंट्रोल यूनिट जो है इसको हम सुपरवाइज़र ऑफ कंप्यूटर का नाम भी देते हैं। क्या कहेंगे? सुपरवाइज़र ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी की सारी हमारे कंट्रोल यूनिट ने परफॉर्म करवानी होती है। किसने परफॉर्म करवानी है? हमारे कंट्रोल यूनिट है। और इसके तीन जो है वो मेन फंक्शन होते हैं। एक, सबसे पहले फैच करना। किसको फैच करना? इंस्ट्रक्शन को। और कहाँ से? मेन मेमोरी से। उसके बाद उन इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट मतलब उनकी वजाहत करना, ये देखना कि उसमें कौन से ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किए जाएंगे। और लास्ट में उनको एग्जीक्यूट करवाना। तो ये तीन मेन फंक्शन है हमारे सीयू कंट्रोल यूनिट के, और इसको सुपरवाइज़र ऑफ कंप्यूटर इस वजह से कहते हैं क्योंकि तमाम एक्टिविटीज़ हैं वो सीयू ने परफॉर्म करवानी होती हैं। दूसरा जो हमारे पास यूनिट होता है वो है हमारे पास एएलयू, जिसको हम अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट का नाम देते हैं। अब जो हमारे पास एएलयू है इसमें मज़ीद दो यूनिट है, एयू और एलयू, अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिकल यूनिट। जो एयू है हमारे पास, इसने सारे के सारे मैथमेटिकल, जो हमारे पास मैथमेटिकल टास्क होते हैं वो परफॉर्म करने होते हैं। वो कौन से? जैसे कि प्लस, एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन को और डिवीजन को। ये जितने भी काम हैं सारे ये एयू के ज़िम्मे होते हैं। इसके अलावा जो दूसरा हमारे पास पार्ट है वो है एलयू, जिसको हम लॉजिकल यूनिट कहते हैं। इसने वैल्यूज़ को कंपेयर करवाना होता है, जैसे ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, ठीक है जी, लेस दैन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो ये हमारे सीपीयू के जो है वो पार्ट होते हैं, उसके कंपोनेंट्स। दोबारा से एक बार सीपीयू को शुरू से रिवाइज करते हैं। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटिंग पावर। कंप्यूटिंग मतलब कैलकुलेट करना, कि सारा काम इसी ने करना होता है, इसी ने सब कुछ जो है वो परफॉर्म करवाना है। इसी वजह से इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर का नाम दिया गया है। सेंट्रली लोकेटेड ऑन मदर बोर्ड, ये मदर बोर्ड के बिल्कुल दरमियान में जो है वो लगा होता है। हमारे पास एक छोटी सी चिप जो होती है। उसके बाद हमने बात की कि हमारे पास ये केसिंग होती हैं दो, एक होती है डेस्कटॉप और एक होती है कौन सी? हमारे पास टावर। तो इनके अंदर मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड किसको कहते हैं? जो हमारे पास एक सर्किट बोर्ड होता है जो डिफरेंट कंपोनेंट्स को अपने साथ कनेक्ट करवा के उनको पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है। और उस मदरबोर्ड के ऊपर हमारी ये छोटी सी चिप जो है वो इस तरह से लगी होती है। ठीक है। उसके बाद हमने बात की कि हमारे पास जितना भी डाटा सारे का सारा जो है वो सीपीयू पे आता है, और सीपीयू से ही प्रोसेस होके वापस रैम या जो यूनिट होते हैं वहाँ पे भेजा जाता है। उसके अलावा जितनी भी इंस्ट्रक्शन होती हैं वो सारी की सारी परफॉर्म करवानी होती हैं सीपीयू ने। अब जो लार्ज हमारे पास कंप्यूटर होते हैं वहाँ पे एक से ज़्यादा सीपीयू भी काम करते हैं, लेकिन जो पर्सनल कंप्यूटर या वर्क स्टेशन पे हम सीपीयू जो काम करवाते हैं कंप्यूटर से, वहाँ पे हम सिर्फ एक चिप को इस्तेमाल करते हैं जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर का नाम देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमने बात की कि इसमें दो हमारे पास कंपोनेंट है, एक है सीयू और दूसरा है एएलयू। सीयू जो है इसको सुपरवाइज़र ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, जिसके तीन जो है वो हमारे पास मेन फंक्शन है, फैच करना, इंटरप्रेट करना और एग्जीक्यूट करना।
ALU जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं। अर्थमेटिक में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन शामिल है, जबकि लॉजिकल यूनिट में ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, यानी कि वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है लॉजिकल यूनिट को। यहाँ पे हमारा CPU जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे मेन मेमोरी की। आज हम मेन मेमोरी को स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट जो है इसको कल करेंगे। It is used to store data and programs that are being executed, कि जो भी डाटा या प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो उसको हम मेन मेमोरी पे स्टोर करवा लेते हैं। अब जो मेन मेमोरी है यह हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक और जो है वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। जो मेन मेमोरी है इसको हम वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। क्या कहेंगे? वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम या डाटा एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं वो सारे के सारे कहाँ पे स्टोर होंगे? मेन मेमोरी पे स्टोर होते हैं। ठीक है जी, जितने भी हमारे पास प्रोग्राम या डाटा एग्जीक्यूट हो रहे होंगे वो सारे कहाँ स्टोर होंगे? मेन मेमोरी पे स्टोर होते हैं। इस वजह से इसको वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर हमारी मेन मेमोरी का होना लाजमी है। अगर कंप्यूटर के अंदर मेन मेमोरी मौजूद ना हो तो कंप्यूटर किसी भी टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकता। तो हम अपनी इस बुक में डिफरेंट मेमोरीज़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें यहाँ पे मेन मेमोरी के बारे में बताया गया। तो मेन मेमोरी जो है ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनती है। सेमीकंडक्टर मटेरियल, सेमीकंडक्टर मटेरियल से एक चिप बनाई जाती है जिसको हम CPU का नाम देते हैं। अब ये जो हमारी चिप है इस चिप के ऊपर थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ सेल्स हैं वो मौजूद होते हैं। हमारी जो मेमोरी है वो मेमोरी सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनती है, जो कि एक चिप होती है सेमीकंडक्टर मटेरियल की, और इसके अंदर जो है वो थाउजेंड और मिलियंस ऑफ सेल होते हैं। हर जो सेल होता है वो एक बिट को रिप्रेजेंट करता है। एक सेल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक बिट को रिप्रेजेंट करेगा। और बिट हमारे पास 0 भी एक बिट है और 1 भी क्या है? एक बिट है। ठीक है जी, 0 भी एक बिट है और 1 भी क्या है? एक बिट। और एक सेल एक बिट को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो चिप, हमारी जो मेमोरी होगी उसमें हज़ारों लाखों की तादाद में क्या होंगे? हमारे पास सेल्स होंगे, एक बिट होगा, यानी कि हज़ारों लाखों की तादाद में बिट्स होंगे। और ये जो बिट्स होते हैं इनको लॉजिकली ऑर्गेनाइज करवाया जाता है 8 बिट्स के ग्रुप में। और ये जो 8 बिट का ग्रुप होता है इसको 1 बाइट कहा जाता है। जो 8 बिट का ग्रुप होगा इसको हम क्या नाम देंगे? एक बाइट कहेंगे। अब मेमोरी में हमारे पास ये जो बाइट होते हैं इन बाइट्स को यूनिक नंबर दिया जाता है।
ठीक है जी। हर बाइट को क्या कहेंगे, एक यूनिक नंबर दिया जाता है और उस नंबर को कहेंगे एड्रेस ऑफ दैट बाइट। उस नंबर को हम कहेंगे एड्रेस ऑफ दैट बाइट, कि ये उस बाइट का क्या है, एड्रेस है। अगर हम यहाँ पे एक मेमोरी बनाएं, एक फर्जी मेमोरी, तो ये हमारे पास 8 बिट का एक ग्रुप है जिसको हम क्या कहेंगे, एक बाइट का नाम दे देंगे। ये भी 8 बिट का ग्रुप है जो कि एक बाइट बन जाएगा। ये भी 8 बिट का ग्रुप है जो कि क्या बन जाएगा, एक बाइट। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होंगे, बाइट्स होंगे, और हर बाइट जो होगा उसको कोई ना कोई यूनिक, जैसे हम यहाँ पे इसको 100, ये हम फर्जी जो है वो नंबर दे रहे हैं, फर्जी एड्रेस, तो कोई भी एड्रेस जो है इनका हो सकता है। तो ये इनके क्या है, एड्रेसेस है 100, 200, 300 और 400। तो ये जो एड्रेस होंगे इनको हम कहेंगे एड्रेस ऑफ दैट बाइट। ये इनके यूनिक नंबर होंगे, जो नंबर किसी एक बाइट को मिल जाएगा वो किसी दूसरे बाइट को प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। अब जब भी हमने मेमोरी के अंदर से किसी भी बाइट को, मेमोरी ने यानी कि रैम ने या किसी भी दूसरे कंपोनेंट्स ने किसी भी बाइट को हासिल करना हो तो वो कैसे करेगा, उसके यूनिक एड्रेस से। कहाँ से करेगा, उसके यूनिक एड्रेस से जो है उसको हासिल करेगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछा जाता है। व्हेन CPU एंड एनी अदर कंपोनेंट्स, CPU और जो अदर कंपोनेंट्स हैं वो कैसे किसी भी बाइट को एक्सेस करेंगे, उस तक पहुंचेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे। तो CPU और बाकी जो कंपोनेंट्स हैं वो किसी भी बाइट को उसके एड्रेस से, कैसे, उसके एड्रेस से स्पेसिफाई करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। CPU और अदर कंपोनेंट्स जो है वो किसी भी बाइट को कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो CPU और अदर कंपोनेंट्स जो है वो किसी भी बाइट को उसके एड्रेस से स्पेसिफाई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे, ये तो मैंने सिर्फ यहाँ पे 4 जो है वो ग्रुप बनाए, अब यहाँ पे हज़ारों की तादाद में ग्रुप हो सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे किसी भी बाइट को फाइंड करते हैं तो ये तो नहीं कि हम सीक्वेंस के साथ करें, अगर सीक्वेंस के साथ करेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो ज़ाया होगा। तो हमारी जो मेन मेमोरी है उसको रैंडमली, ऐसे कह लिए डायरेक्टली जो है वो फाइंड करके हमें देती है। हम जैसे ही किसी भी फाइल फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो उसका एड्रेस मेन मेमोरी पे जाता है और मेन मेमोरी डायरेक्टली उस एड्रेस पे पहुंच जाती है। ठीक है जी। इस वजह से हमारी मेन मेमोरी जो है ये बाकी मेमोरी से फास्ट होती है और किसी भी डाटा को जो हम यहाँ से फाइंड करते हैं वो इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो लगता है। चाहे हम यहाँ पे 400 को, अगर हम सीक्वेंस के तहत, ये हमारी मेन मेमोरी सीक्वेंस से काम करती, तो यहाँ पे क्या होता कि अगर मैंने 100 को फाइंड करना होता, 100 तो मुझे उसी टाइम मिल जाता, लेकिन अगर 400 को फाइंड करना होता तो पहले 100, 200, 300 फिर 400 पे पहुँचता, तो टाइम लगता यहाँ। तो यहाँ पे हमारी मेन मेमोरी क्या करेगी कि जैसे ही हम उसको एड्रेस देंगे तो वो डायरेक्टली उसी एड्रेस पे पहुँच जाएगी, वो कहीं इधर उधर जो है वो नहीं जाएगी। तो किसी भी एड्रेस को जो हम फाइंड करेंगे तो इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम जो है वहाँ पे लगेगा। इस वजह से हमारी मेन मेमोरी जो है वो बाकी मेमोरी से फास्ट है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने बात की CPU पे और मेन मेमोरी पे। मेन मेमोरी जो है इसकी मज़ीद 2 टाइप्स हैं जो कि रैम और रोम है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।